कि राष्ट्रगान के दौरान जिस तरीके की एक्टिविटी कर देते हैं नीतीश कुमार, पैर छू करके लोगों को प्रणाम करने लगते हैं, हाथ जोड़ने लगते हैं कैमरामैन की तरफ। एक पूरा प्लान होता था नीतीश कुमार के साथ। आज नहीं लग रहा है, थोड़ी सी बहकी बहकी उनके जो है बॉडी लैंग्वेज भी बहके बहके हो गए हैं, बातें भी थोड़ी बहकी बहकी करने लगे हैं, वो भी सदन के पटल पर। देखिए, नीतीश कुमार जी के ऊपर जो तरह तरह के भ्रामक प्रचार किए जा रहे हैं, उनके स्वास्थ्य को लेकर, उनकी कार्यशैली को लेकर, तो ये दरअसल विपक्षियों के द्वारा एक फैलाया गया अफवाह है। मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि वीडियो क्लिप जो जारी किए गए हैं वो कट करके चलाया जाता है। तो क्या बिहार में भी महाराष्ट्र मॉडल का डर जदयू को अब सताने लगा है? एनडीए गठबंधन ने सामूहिक तौर पर यह ऐलान भी कर दिया है कि 2025 का चुनाव हम नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लड़ेंगे और 225 से ज़्यादा सीटें जीतने का लक्ष्य भी रखा है। बिहार में लालू जी के हाथों का खिलौना है कांग्रेस। हर 4 मशीनें मंगाई जा रही हैं कैश को गिनने के लिए। आप किस मुंह से लालू परिवार को कहेंगे कि देखिए, ये बात नहीं, बिहार में जो स्थिति बिगड़ चुकी थी उसको पटरी पर लाना एक बहुत बड़ी चुनौती। 18 साल लग गए। नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं द पॉलिटिकल पंडित। आपके साथ मैं हूं शिवपूजन झा और आज हमारे साथ मौजूद हैं जदयू के प्रवक्ता हिमराज राम साहब। राम साहब, आज तो हम चर्चा का विषय रखते हैं कि क्या बिहार में भी खेला होगा। अमित शाह अभी से कुछ वक्त पहले गुजरात में कह रहे थे कि वो एक तरीके से डेरा डंडा ही डाल लेंगे बिहार में। क्या होता हुआ दिख रहा है बिहार में? मैं ये सवाल क्यों कर रहा हूँ? एक तरफ हाल के दिनों में आपने देखा होगा कि कई ऐसे वीडियो वायरल हुए जिसके बाद चर्चा ये आम हो गई कि क्या नीतीश कुमार स्वस्थ हैं। दूसरी अहम बात ये कि आपने महाराष्ट्र में देखा क्या हुआ। तो क्या बिहार में भी महाराष्ट्र मॉडल का डर जदयू को अब सताने लगा है? तीसरी बात ये कि राजद आखिरकार क्यों चाहेगी कि जदयू जो है एनडीए के खेमे में रह करके स्पॉइल स्पोर्ट करे। वजह साफ है कि जदयू जिस तरफ रहेगी सरकार उसी की बनेगी। देखिए, आपका जो सवाल है निश्चित रूप से बिहार की जनता के लिए, इस सवाल का जवाब जनता चाहती है और आपने ऐसे वक्त पर इस सवाल को करके एक अच्छा चर्चा छेड़े हैं, अच्छी शुरुआत की है। जहाँ तक रिश्ता का सवाल है, बिहार में जनता दल यू और भारतीय जनता पार्टी के संबंधों का सवाल है, गठबंधन का सवाल है, तो ये गठबंधन हम ये कहेंगे कि ये नेचुरल गठबंधन है। चूंकि लंबे अरसे से भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड का रिश्ता रहा है, गठबंधन रहा है। बीच में एक्टिविटी कर लेते कुछ हैं दिनों के लिए कुछ दिनों के लिए गठबंधन में कुछ फेरबदल हुआ था दरअसल, लेकिन उन लोगों ने अपने स्वभाव को, अपने चरित्र को बदल नहीं पाए थे, इसका खुलासा भी हो गया। तो एक बार और उनको चरित्र बदलने का मौका दे सकते हैं नीतीश कुमार। अभी ऐसा कुछ नहीं है, चूंकि 1 से 2 बार उन लोगों को देखा गया, वो बदलने वाले नहीं है। चूंकि परिवारवाद पर आधारित, वंशवाद पर आधारित, भ्रष्टाचार के गोद में बैठे हुए लोग बिहार में राजनीति के सहारे वो सिर्फ अपने परिवार की संपत्ति बढ़ाना चाहते हैं और बढ़ाने का काम किए हैं। और नीतीश कुमार जी बिहार के विकास के लिए, बिहार को आगे बढ़ाने के लिए, बिहार को ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए हमेशा प्रयासरत रहे और काम करते रहे। इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसी का नतीजा है कि बिहार में से नीतीश का बदलाव होता था, सुशासन बाबू वास्तव में कहे गए। अच्छी बात है, उस वक्त का विकास दिख रहा था क्योंकि काम जो है वो ज़मीन पर था। लेकिन देखिए, लोगों के एक्सपेक्टेशंस भी बढ़ते हैं हिमराज साहब, बहुत ज़बरदस्त तरीके से बढ़ते हैं। और आप देख रहे हैं कि आज का जो युवा है वो आस पड़ोस के राज्य भी जा रहा है, वहाँ पे भी विकास की रफ्तार को देख रहा है, वहाँ की सड़कों को देख रहा है।
उससे अगर हम तुलना करें तो आपको नहीं लगता है कि विकास की धारा कहीं ना कहीं बिहार में थोड़ी सी अवरुद्ध हुई है? दूसरी अहम बात यह है कि जो बात नवीन पटनायक के साथ उड़ीसा में हुई, आपको नहीं लग रहा है कि उसी की पुनरावृत्ति बिहार में भी होती हुई दिख रही है? अब स्पष्ट होता चला जा रहा है कि नीतीश कुमार इज लूजिंग कंट्रोल। देखिए, नीतीश कुमार जी के ऊपर जो तरह तरह के भ्रामक प्रचार किए जा रहे हैं, उनके स्वास्थ्य को लेकर, उनकी कार्यशैली को लेकर, तो ये दरअसल विपक्षियों के द्वारा एक फैलाया गया अफवाह है। चूंकि नीतीश कुमार जी के कार्यक्रम में, नीतीश कुमार जी के चरित्र पर, नीतीश कुमार जी के जो अब तक किए हैं बिहार के लिए, उसमें कहीं खोट नहीं होना, ये तो मैं उन लोगों को चुभ रहा है। ये तो मैं मान रहा हूं। हाँ, और इसीलिए अब वो कैरेक्टर पर स्वास्थ्य पर आ गए। बात करता है तो वो कुछ हद तक बेमानी लगता है। इस बात से यहां तक मैं आपसे इत्तेफाक रख रहा हूं। मेरा सवाल अब इससे बिल्कुल अलग है। मेरा सवाल आपसे ये है कि राष्ट्रगान के दौरान जिस तरीके की एक्टिविटी कर देते हैं नीतीश कुमार, पैर छू करके लोगों को प्रणाम करने लगते हैं, हाथ जोड़ने लगते हैं कैमरामैन की तरफ, तो नीतीश कुमार ऐसे तो ना थे। बहुत परिपक्व नेता, जितना मैं करीब से जानता हूं नीतीश कुमार को, बहुत परिपक्व हुआ करते थे। एक दौर वो भी था कि किसी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिल्कुल पीछे से मैं एक सवाल कुछ भी कर रहा हूं, बगैर जवाब दिए हुए नीतीश कुमार नहीं जाते थे। पूरा एक विजन, एक पूरा प्लान होता था नीतीश कुमार के साथ। आज नहीं लग रहा है थोड़ी सी बहकी उनके जो है बॉडी लैंग्वेज भी बहके हो गए हैं, बातें भी थोड़ी बहकी करने लगे हैं, वो भी सदन के पटल पर? ठीक, दरअसल इस तरह का जो वीडियो जारी किया जाता है, मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि वीडियो क्लिप जो जारी किए गए हैं वो कट करके चलाया जाता है। डॉक्टर आप कह रहे हैं? उसमें कुछ अपना बुद्धि लगा के कलाकारी लोग करते हैं और उसको प्रचार करते हैं नीतीश कुमार जी को बदनाम करने के लिए। दरअसल नीतीश कुमार जी अगर अस्वस्थ रहते तो जितना वो काम कर रहे हैं, चाहे आवास पर हो या ऑफिस में हो या बिहार के सुदूर इलाके में जाकर करते रहे हैं। आप देख लीजिए कि कड़ाके की ठंड पड़ रही थी बिहार में, उस समय लोग दुबके हुए थे रजाई में, कंबल में, घर में। उस समय नीतीश कुमार जी बिहार के सभी जिलों का दौरा करके बिहार में जो प्रगति हो रहे थे उस प्रगति कार्यों की समीक्षा भी किया और उससे जिलों में क्या जरूरत है, कौन सा काम बाकी रह गया है, इसके ऊपर भी उन्होंने आकलन करके, समझ करके और उसके लिए घोषणा भी किया। और घोषणा करके छोड़ नहीं दिए, बल्कि उसमें फंड कहाँ से व्यवस्था होगा, कैसे जल्दी काम होगा, तो मंत्रिमंडल से भी पारित कराया, बजट में भी स्थान दिया, ताकि जो इन्होंने जिलों में जाकर घोषणा की है उस कार्य को मूर्त रूप दे करके जनता के उतारा सामने उसको परोसा जा सके। मान लिया आपकी बात। अब चलिए थोड़ा सा हम सवाल का रुख बदलते हैं, और रुख इसलिए भी बदलना ज़रूरी है कि महाराष्ट्र मॉडल की बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है और इसी वजह से राजनीतिक गलियारे में चर्चा ये आम है कि क्या भाजपा चुनाव के बाद नीतीश कुमार को डंप कर देगी? जदयू को ये डर सता रहा है। बीच में तो एक बार आपको डर सता दिया कि भाजपा जो है कोशिश कर रही है पार्टी को तोड़ने की, तो आप फिर दूसरे पाले में चले गए। नीतीश कुमार जी सत्ता के धुरी में है। नीतीश कुमार जहां रहेंगे सत्ता उन्हीं के तो मान रहा हूं भाई, 12-13% वोट शेयर लेकर के भी नीतीश कुमार जो है किंग मेकर नहीं, बनते ही बनते हैं। और जहां तक रिश्तों का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड का, चाहे एनडीए गठबंधन का, तो आप देख रहे हैं कि 2025 के चुनाव को लेकर के एनडीए गठबंधन ने सामूहिक तौर पर यह ऐलान भी कर दिया है कि 2025 का चुनाव हम नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लड़ेंगे और 225 से ज़्यादा सीटें जीतने का लक्ष्य भी रखा है। और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एनडीए गठबंधन के तमाम घटक दल के प्रदेश अध्यक्ष सभी जिलों में जा रहे हैं एक साथ, और जिला कार्यकर्ता सम्मेलन के साथ मंच भी साझा कर रहे हैं। और जिलों में कार्यकर्ता सम्मेलन भी हो रहा है। सभी एनडीए गठबंधन के घटक दल के कार्यकर्ता उसमें शामिल हो रहे हैं, नेता शामिल हो रहे हैं, जिला लेवल के नेता शामिल हो रहे हैं, प्रखंड के, पंचायत के शामिल हो रहे हैं और माननीय प्रदेश अध्यक्षों का भी उसमें। मैं क्यों कह रहा हूं
ये मैं मानता हूं कि जो लोकसभा का चुनाव हुआ उसमें जदयू का स्ट्राइक रेट जाहिर तौर पर बेहतर था, भाजपा से बेहतर प्रदर्शन किया आप लोगों ने। लेकिन यहाँ बात हो रही है विधानसभा चुनावों की। विकास पुरुष कहे जाते हैं, आपने लिकर लॉ लाया इसमें, जिससे उम्मीद की जा रही थी कि महिलाओं का एक बड़ा वोट आपको आपके पक्ष में आएगा। महत्वपूर्ण बात यह है कि आप तीसरे नंबर की पार्टी रिड्यूस्ड हो गए। भाजपा क्या रिस्क लेगी कि 50-50 फार्मूला अपनाए 2025 में? देखिए, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के बीच सीटों को लेकर के कभी कोई झिझक नहीं हुई। बेझिझक सीटों पर बातें होती है और उसको लोग फाइनल रूप भी देते हैं। और जो अभी 25 का चुनाव है, अब आपका जो सवाल है, बिहार की जनता भी इस चीज़ को जानना चाहती है। मैं साफ तौर पर कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि नीतीश कुमार जी ने जो कुछ काम किए हैं, जैसे मान लीजिए नौकरी और रोजगार की चर्चा बहुत ज़्यादा हो रही है आजकल, क्योंकि तेजस्वी यादव क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो बिहार एक ऐसा राज्य है जो पूरे देश में ये पहला राज्य है जो इतने बड़े पैमाने पर युवाओं को सरकारी नौकरी देने का एकदम इत्तेफाक रखता हूं और बहुत कम से कम ये पहल नीतीश कुमार की मैं मानता हूं कि काबिल तारीफ है। मुझे याद है मैं इंटरव्यू कर रहा था, उत्तर प्रदेश से लोग यहाँ पर आए थे। जिस दिन नियुक्ति पत्र बांटा जा रहा था उत्तर प्रदेश तक के लोग आए थे। यानी कहीं ना कहीं मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि कहा जा रहा है कि भाई रोजगार के लिए पलायन, लेकिन हमने देखा पहली बार कि बाहर दूसरे प्रांत के लोग यहाँ पर आ रहे हैं रोजगार पाने के लिए। ये पहल गलती मुझे लगता है कि क्या यहाँ पर हो गई हिमराज साहब कि आपने जब लोगों को नियुक्ति पत्र बांटना शुरू किया तो उस वक्त बगल में तेजस्वी यादव खड़े थे और राजद अब डंके की चोट पे कह रही है कि चूंकि राजद नीतीश कुमार के साथ थी इसी वजह से इतनी बम्पर बहाली निकाली गई। तो गले की हड्डी नहीं बन गया ये? तो देखना पड़ेगा कि तेजस्वी जी जब सरकार में साथ में थे तो क्या ये बहाली उसी पीरियड में हुई या उससे पहले भी हुई और उसके बाद हुआ कि नहीं हुआ? भाजपा ने तो पहले भी नियुक्तियां हुई और तेजस्वी के जाने के बाद भी नियुक्तियां हो रही है लगातार। सरकार ने तो वादा किया था कि हम 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी ज्यादा श्रेय किसको दे रहे हैं? अब तो 12 लाख लोगों को नौकरियां मिल रही हैं। सहयोगी भाजपा को श्रेय इसका देंगे या राजद के साथ शेयर? देखिए, नीतीश कुमार जी ने जो वादा किया था बिहार की जनता के साथ, जो कमिटमेंट था, उस कमिटमेंट को पूरा करने के लिए नीतीश कुमार जी दिन रात जग के काम करते हैं और भारतीय जनता पार्टी का लंबे समय तक सहयोग रहा है। लंबे समय से दोनों का गठबंधन रहा है, दोनों पार्टियों का, तो भारतीय जनता पार्टी का भी अच्छा सहयोग और सपोर्ट मिलता रहा है। तो इसको डाइकोटोमी आप कहेंगे कि राजद के तमाम नेता, तेजस्वी यादव हों या तमाम नेता, रोजगार को लेकर के बहुत मुखर हैं इन दिनों, पलायन को लेकर के बहुत मुखर हैं इन दिनों। कन्हैया कुमार भी यही 2 मुद्दे उठा रहे हैं, प्रशांत किशोर भी यही मुद्दे उठा रहे हैं। प्रशांत किशोर अगर ये मुद्दे उठा रहे हैं ठीक है, कांग्रेस और राजद जब इस मुद्दे को उठाती है तो फिर आप लोग का क्या रिएक्शन होता है? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि कांग्रेस हो या राजद हो, अगर वो इस सवाल को उठाते हैं तो ये मुनासिब नहीं है। चूंकि 2005 से पहले बिहार में जो स्थिति थी, यहाँ से व्यवसायी भाग रहे थे दूसरे राज्यों में, अपनी संपत्ति को औने पौने दाम में बेचकर भाग रहे थे। शोरूम से गाड़ियां लोग जबरदस्ती ले लेते थे, दुकान से सामान का लिस्ट दे करके सामान ले करके चले जाते थे, पैसा नहीं देते। साले साहब ने कहा ना उस समय एक दूसरे तरह का उद्योग यहाँ पर खुल रहा था। तो उसको बिहार की जनता, जो अभी बुजुर्ग हो चुके हैं, पुराने लोग हैं, सभी लोगों के जेहन से वो डर गया नहीं है। उस शासन काल को याद करने के बाद लोग सहम जाते हैं। नया तबका वोटर्स का आ गया, लेकिन आज देखिए, पुरानी बात याद करा करके नहीं, वोट मांगेंगे। आज बिहार में बड़े बड़े उद्योगपतियों का आगमन हो रहा है, लोग निवेश के लिए तैयार हुए हैं, निवेश भी किए हैं, निवेश कर रहे हैं। 20 साल में कोई खास निवेश नहीं करा पाए नीतीश। लेकिन बताऊं आपको दो यहाँ पर फैक्ट्स आपको डालता हूँ। देखिए, जब कोरोना काल हुआ था तो जहाँ उत्तर प्रदेश की सरकार तमाम जो मजदूर थे उनको किस तरीके की सर्विस मुहैया करा रही थी और हमारी सरकार दूसरी तरफ देख रही थी। लगातार नीतीश कुमार की तरफ से ये बयान आ रहा था कि लॉकडाउन के अंदर मूवमेंट पर पूरी पाबंदी होनी चाहिए थी। नीतीश कुमार की छिछालेदर होने के बाद ही उसके बाद थोड़ी सी सुविधाएं उनको मैसर हुई, लेकिन एक ज़बरदस्त पहल उन दोनों हुई थी। पहल ये थी कि जो भी स्किल्ड लेबरर्स दूसरे इलाकों से वापस बिहार आए हैं उनकी मैपिंग कराई गई।
आप सोचिए कि आप कितने बड़े गोल्ड माइन ऑफ इंफॉर्मेशन पे बैठे हुए हैं कि 30-35 लाख से ज़्यादा ऐसे स्किल्ड लेबरर्स जो बिहार में कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे, वो शायद सूरत में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, वो पंजाब में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, लेकिन हम कोई सुविधा उनके लिए ऐसी विकसित नहीं कर पाए कि उनकी क्षमता का सही दोहन, सही इस्तेमाल हम बिहार में ही कर पाते। बिहार में जो स्थिति बिगड़ चुकी थी उसको पटरी पर लाना एक बहुत बड़ी चुनौती। 18 साल लग गए, नहीं बता रहे हैं, लेकिन इस चुनौती को नीतीश कुमार जी ने स्वीकार किया और आज जो बिहार बदला है ये नीतीश कुमार जी के 2005 से 2010 में हो चुका था। तो लाखों की आज संख्या में अपराधी उस वक्त जेल गए थे। 88,000 के आसपास का फिगर मुझे जहाँ तक याद है 2008 तक हो चुका था। वो 2005 से लेकर के 2010 के कार्यकाल तक तो आप अपनी पीठ थपथपा लें, लेकिन जनता अकाउंटेबिलिटी उसके बाद के वक्त का भी मांगेगी आपसे इमरान साहब। निश्चित और रूप ये से। चुनाव बहुत दिलचस्प इसलिए भी है क्योंकि लोगों का एस्पायरेशन आपने बढ़ाया है। एक जो क्राइम के मामले में मैं साफ तौर पर बता देना चाहता हूँ कि पहले भी क्राइम होते थे, आज भी हो रहे हैं, इसे इनकार नहीं किया जा सकता। अकाट्य सत्य ये हर जगह होगा, लेकिन जो सबसे बड़ी उपलब्धि ये है, पहले क्राइम होता था, अपराधियों को सत्ता में बैठे हुए लोग उसको बचाने का काम करते थे। आज सत्ता में बैठ करके अपराधियों को बचाने का काम नहीं होता है। आज बिहार की पुलिस, बिहार में जो हम कहते हैं कि कानून का राज स्थापित है, तो इस रूप में दिखता है कि अपराधी चाहे कोई भी हो, और यही कारण है उसकी पकड़ हो जाती है। बिल्कुल। अपराधी घटना होने के बाद आज की तारीख में 24 घंटा, 48 घंटा, 72 घंटा मान लिया, लेकिन उसकी गिरफ्तारी होती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये बात मैं आपसे इत्तेफाक रख रहा हूँ। लेकिन जिस तरीके से वारदातों में इजाफा हुआ है, खास करके पुलिस के खिलाफ वारदातों में, पुलिस जाती है रेड करने के लिए, वहां पर बंधक बना लिया जाता है, इन घटनाओं में बहुत ज़बरदस्त इजाफा हुआ और दिस डज नॉट रिफ्लेक्ट गुड ऑन द रूल ऑफ लॉ इन द स्टेट। अब मेरा दूसरा सवाल जो मैं आपसे करना चाहता हूं, बार बार मैं देखता हूं सत्ता के गलियारे में एक चर्चा ये आम है कि भूंजा पार्टी एक है, एग्जिस्ट करता है, जो नीतीश कुमार के बेहद करीबी है, और ईडी लगातार शिकंजा कसते जा रही है उस भूंजा पार्टी पर। देखिए, इस तरह के सवाल, अब भूंजा पार्टी या ये, हम एक पार्टी के लोग हैं, एक साथ तो बैठेंगे, चाय पिएंगे, पानी पिएंगे, चार मशीनें आपस में विचार विमर्श करेंगे, चार मशीनें मंगाई जा रही हैं कैश को गिनने के लिए। आप किस मुंह से लालू परिवार को कहेंगे कि देखिए ये बात नहीं, आप तो साफ तौर पर अधिकारी जिनको रिटायरमेंट के बाद आप फिर से बिठाते हैं, तमाम देखिए नियमों को ताक करके बिठाते हैं। ये सुशासन की सरकार है, सुशासन की सरकार है। आप हम लोग बार बार कहते हैं कि अपराधी कोई भी हो, अपराध करके बच नहीं सकता इस सरकार में, चाहे कोई भी हो, चाहे कोई भी हो। कितना नीतीश कुमार जी ने तो साबित करके बताया है, आज भी वही हो रहा है। ये कोई फर्क, ये मायने नहीं रखता है। सृजन घोटाले पे भी घेरने की कोशिश की थी, तो उस वक्त भी नीतीश कुमार जी निश्चित रूप से बेदाग छवि के ईमानदार हैं और बिहार को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। उनका विकल्प नहीं है अभी बिहार में, और पूरी तरह से हिट फिट और कंप्लीट भी है। हिट फिट और कंप्लीट। चलिए, भाजपा कोई ऑल्टरनेटिव नहीं दे पाई नीतीश कुमार को। बहुत कोशिशें की थी 2014 में, मुझे लगा था कि शायद कहीं ना कहीं, क्योंकि अमित शाह उस दौरान जो है रामकृपाल यादव को अपने साथ हेलीकॉप्टर पे घुमा रहे थे। बाद में हमने देखा नित्यानंद राय को प्रमोट करने की कोशिश की, लेकिन ये तो साफ है कि भाजपा कोई भी एक ऐसा नेता अभी यहाँ पर खड़ा नहीं कर पाई है जो नीतीश कुमार के स्ट्रेचर को, उनके कैलिबर को, उनके पोटेंशियल को मैच कर सके। अब थोड़ा सा ध्यान आपका मैं दूसरी तरफ आकृष्ट करना चाहता हूँ। यू थिंक दिस इज हाई टाइम जब नीतीश कुमार को उत्तराधिकारी घोषित कर लेना चाहिए। हालांकि इसमें फेलियर रहे नीतीश कुमार, कभी पीके पर भरोसा किया तो फिर आपने देखा क्या हुआ, कभी आरसीपी पे भरोसा किया तो आपने देखा क्या हुआ, लंबी फहरिस्त है इसकी। लेकिन अब उम्र की ढलान पर जब पहुंच चुके हैं नीतीश कुमार, आपको लगता है कि उत्तराधिकारी घोषित अगर नहीं करेंगे नीतीश, तो इस पार्टी का भी लगभग वैसा ही हश्र होगा जैसा कि बसपा का हो रहा है। और बेटा तो मैं देख रहा हूं कि लगातार पब्लिक डोमेन में आ रहे हैं, बयान भी दे रहे हैं, अपने पिताजी के लिए बैटिंग भी करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, नीतीश कुमार जी के बारे में और लालू जी के बारे में लोग फर्क यही समझता है कि लालू जी परिवारवाद को बढ़ावा दिए और नीतीश कुमार परिवारवाद से दूर रहे।
नीतीश कुमार जी के इर्द गिर्द आगे पीछे कोई परिवार का व्यक्ति रिश्तेदार नहीं मिलता है, न दिखता है। लालू जी की पार्टी है, सब एक ही परिवार के लोग, सांसद से लेकर मंत्री विधायक सब लोग नजर आते हैं। विपक्ष के नेता विधान परिषद में राबड़ी जी, विधानसभा में तेजस्वी जी, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी, सांसद मीसा भारती, पार्टी के मंत्री वही बन गया है। क्यों? तो लेकिन बिहार में नीतीश कुमार जी पहले हमारे, आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात एक कही तभी कि एक ही परिवार के इतने इतने लोग, लेकिन रीजनल पार्टी जितनी भी हैं उनके सर्वाइवल का मंत्र ही तो यही है। देखिए, हम नीतीश कुमार जी की चर्चा कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी कर्पूरी जी के आदर्शों को, उनके विचारों से प्रभावित होकर उनके पद चिन्हों पर चलने का काम कर रहे हैं। कर्पूरी जी भी परिवारवाद के घोर विरोधी थे। नीतीश कुमार जी ने भी इस बात को साबित करके बताया। और बात रही निशांत जी की, तो निशांत जी ने कभी ये नहीं कहा कि मैं राजनीति में आ रहा हूँ या फलाने दिन को पार्टी ज्वाइन कर रहा हूँ या उनकी इच्छा है कि मैं राजनीति में आ जाऊँ। निशांत जी ने अपनी इच्छा व्यक्त की थी, और चूंकि वो बिहार के निवासी हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के सुपुत्र हैं और एक अच्छे पढ़े लिखे सुलझे हुए व्यक्ति हैं, इंजीनियर हैं, तो उन्होंने एक बुद्धिजीवी होने के नाते, बिहार का नागरिक होने के नाते उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की और अपने पिता के किए गए कार्यों पर गौरवान्वित होने का माने उन्होंने व्यक्त किया कि भाई हम महसूस करते हैं कि मेरे पिता ने अच्छा काम किया है, इससे हमें गर्व है। और निशांत जी ने कभी ये नहीं कहा कि जो है हम पार्टी में आएंगे या फलाने तारीख को हम पार्टी ज्वाइन करेंगे। उन्होंने कभी ऐसी इच्छा व्यक्त नहीं, लेकिन उन्होंने ये कहा कि मेरे पिता ने बिहार को आगे बढ़ाने के लिए, बिहार में बदलाव के लिए अच्छा काम किए हैं, इसलिए पुनः इनको 25 में भी आना जरूरी है। लेकिन भाजपा ये क्यों करेगी? क्यों करेगी बताइए ना। उन्होंने जनता से अपील किया, एकनाथ और कार्यकर्ताओं के मनोबल, प्रासंगिकता थी तब तक वो इस्तेमाल हुए। कार्यकर्ताओं को मनोबल को बढ़ाने के लिए उन्होंने ऐसा बयान दिया। मान लिया सर। अब हम आते हैं आपके अलायंस, आपके पार्टनरशिप पर। भाजपा अब क्यों ये रिस्क लेगी, क्यों ये जोखिम मोल लेगी? वो तो बार बार कहती ही रहेगी कि नीतीश के नेतृत्व में, लेकिन ये थोड़ी कह रही कि नीतीश ही मुख्यमंत्री बनेंगे। नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे, और इस तरह का ऐलान भी हो रहा है, जितने जिला सम्मेलन हो रहे हैं इसी नारे के साथ कि 2025, 225, 25 से 30 और फिर से नीतीश। ये तो स्पष्ट नारा है एनडीए का। देखना बड़ा दिलचस्प हो जाएगा। और इसी नारे के साथ जो है कार्यकर्ता सम्मेलन हो रहे हैं। थोड़ा सा ध्यान हम ले चलते हैं आपका दूसरे खेमे की तरफ। बीच में भी मुझे सुगबुगाहट ऐसी समझ में आई बिहार की राजनीति में कि एकाएक बिहार की राजनीति बहुत ज़बरदस्त करवट लेने वाली है, और जो उत्तर प्रदेश में जो कवायद कांग्रेस ने किया था काट पे चर्चा के माध्यम से, वैसे ही कवायद के लिए अब कांग्रेस यहाँ पे भी तैयार है। कन्हैया कुमार को लॉन्च कर दिया गया, वो उनके फायर ब्रांड नेता हैं, बहुत अच्छे वक्ता भी हैं। अलग बात है कि अपने ही गाँव में उनको घोर विरोध का सामना करना पड़ा। हम देखते हैं कृष्णा अलावरूफ वो भी आते हैं, लालू से कहीं कोई मुलाकात नहीं होती है। ऐसी भी जानकारियां मिलती हैं कि पप्पू यादव को एक तरीके से फ्री हैंड दे दिया गया है सीमांचल में, और एकाएक ऐसा प्रतीत होता है जो बयानबाजी मल्लिकार्जुन खड़गे तमाम कांग्रेस के यहाँ के नेता को बुलाते हैं, अखिलेश यादव को दरकिनार किया जाना भी, ये भी विषय उसमें बहुत महत्वपूर्ण है। तो कांग्रेस एकाएक जो प्रतीत हो रहा था कि अब बैसाखी का सहारा नहीं लेगी, ऐसा लग रहा है अब तो घुटने फिर से टेक दिए। आपकी क्या राय है? देखिए, दरअसल जो इन लोगों ने मिलके के इंडिया गठबंधन लोग बनाया था, जिसको लोगों ने इंडी गठबंधन कहा, उस गठबंधन में जितने भी दल थे, घटक दल, सबके अपने अपने अलग अलग सुर थे, राग अलग थे, सुर अलग थे, लोग अपना अपना अलग अलग राग अलाप रहे थे। और उदाहरण है, दिल्ली का चुनाव देख लीजिए, बिहार में अभी तरह तरह की बातें हो रही है, देख लीजिए। तो इस तरह का किसी दल के साथ किसी का कोई अंदर का रिश्ता नहीं है। और कांग्रेस आपको लगता है ऐसे ही पिछलग्गू बनती बस निश्चित रूप से बिहार में लालू जी के हाथों का खिलौना है कांग्रेस। जितनी सीटें पिछले बार तो 70 दे दी थी। अब देखिए, लोकसभा चुनाव में
उम्मीदवार कांग्रेस के खाते का सीट, इन लोगों के गठबंधन में जो बंटवारा हुआ है, लेकिन उम्मीदवार तय कौन कर रहा है? लालू जी कर रहे हैं। रात में तय कहते थे, जिनको टिकट देना है उसको रात में बुलाते थे अंधेरे में। भाई क्या सौदा हो रहा है? तो जो लोग राजनीति के सहारे अपने परिवार को, संपत्ति को बढ़ाना चाहते हैं, वो लोग रात में टिकट का भी बंटवारा करते हैं। जनता दल एनडीए गठबंधन के किसी भी घटक दल के कोई अध्यक्ष ने, कोई नेता ने अपने दल का टिकट रात में नहीं बांटा, दिन में बुला के लोग खुलेआम। एक अंतिम सवाल आपसे हम करेंगे, वो ये कि अब रिटायरमेंट ले लेना चाहिए नीतीश जी को? नीतीश जी हिट फिट और कंप्लीट है 2025 और आगे जब तक नीतीश कुमार जी जिंदा हैं, ऊपर वाले उनको मजबूत रखें। खुद रिटायरमेंट नहीं लेंगे, रिटायर कर दिए जाते हैं वो तो भविष्य की बात है, लेकिन बिहार की जनता के लिए और बिहार के लिए अभी नीतीश कुमार जी जरूरत है। चलिए हेमराज राम जी, आप हमारे साथ जुड़े इस चर्चा में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। इस चर्चा में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन दर्शकों हम आपसे आग्रह करेंगे कि अभी तक आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है द पॉलिटिकल पंडित को, तो आज ही कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।